हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम यहां पर पुनः फॉरेस्ट्री पेपर लेकर उपस्थित हैं। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक का एक्सप्लेनेशन किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। लेकिन उसके पूर्व पीएससी मुख्य परीक्षा 2020 जिसका फाइनल रिजल्ट 2 दिन पहले घोषित हुआ है, इसमें चयनित विद्यार्थियों को हम संस्था की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। चयनित विद्यार्थियों में सर्वप्रथम नाम है यहां पर 7th रैंक जिन्होंने प्राप्त किया है श्री अमित श्रीवास्तव जी। इन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त होना है। इसके अतिरिक्त श्री प्रांशु तिवारी जी, इन्हें डीएसपी प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आपके नरेंद्र सिंह जी सहायक जेलर और प्रियंका कुशवाहा जी कॉपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए चयनित हुई हैं। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। और अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 पेपर सभी को आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोल रहा है लॉ ऑफ मिनिमम वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ मिनिमम वाज गिवन बाय, आपको ध्यान रखना है इसको प्रस्तुत करने वाला अध्ययन कौन है आपका जेवी लिबिग। जेवी लिबिग नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रस्तुत किया था। आपका ध्यान रखेंगे ये आपके साइंटिस्ट हैं, जेवी लिबिग नाम के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने प्रस्तुत किया था लॉ ऑफ मिनिमम। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान देना। लॉ ऑफ मिनिमम को बहुत सिंपल तरीके से हम समझ जाते हैं। यहां पर ये एक्चुअल में एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। मतलब इस लॉ में ये बताया गया है कि जैसे न्यूट्रिएंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो कोई भी जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं सबका इक्वल वैल्यू होता है। किसी को हम ये नहीं बोल सकते कि ये माइक्रो है तो इसका इंपॉर्टेंस कम रहेगा। वो चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, ये हमेशा दोनों का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। बहुत एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि भाई हमने घर में अपना भोजन बनाया, घर में हमने दाल बना लिया, चावल बना लिया, ये मुख्य है। लेकिन जो नमक है, नमक ये अपने को कम अमाउंट में चाहिए, मतलब मिनिमम अमाउंट में चाहिए। लेकिन यदि हम साल्ट को या नमक को अवॉइड करेंगे तो सब कुछ होने के बाद भी हमारा जो अपने को टेस्ट आना चाहिए वो टेस्ट प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है कि इकोलॉजी में या एग्रीकल्चर में किसी एलिमेंट को हम ये सोच करके अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि यार ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला सब्सटेंस है। तो आप ये जान जाना कि कोई भी जो प्रोडक्शन होता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले जो सब्सटेंस या एलिमेंट होते हैं उससे वो प्रभावित होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था लिबिग ने एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड लॉ ऑफ मिनिमम के नाम से। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 14। लेटराइजेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। मतलब लेटराइजेशन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब पहला कॉन्सेप्ट आप ये समझ जाइए कि लेटराइजेशन मींस फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ लेटेराइट सॉइल। आप जब मिट्टियों का प्रकार पढ़ते हैं तो ये तो 100% श्योर है कि जो हमारा एसीएफ रेंजर का एग्जाम होना है मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपका सॉइल या मिट्टी से आना है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपका न्यूट्रिटिव एलिमेंट से आना है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए इस लेटराइजेशन को समझने के पहले हम समझ लेते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये ध्यान रखना कि भाई जो लेटेराइट मिट्टी है इसका विस्तार कहां से कहां तक का है। बहुत सिंपल वे में आप देखिए, ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। इंडिया के मैप में ये क्या हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कौन सा पोर्शन हो गया आपका, ध्यान रखेंगे ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यहां पर आपको मिलेगी लेटेराइट सॉइल। इधर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर ये ओडिशा, ये हो गया आपका लेटेराइट सॉइल। इधर आपका वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट हो गया आपका यहां पे लेटेराइट सॉइल। इसके बाद आप सीधा यहां से पहुंच गए कहां पर आपका, ये पहुंच जाते हैं आपका वेस्टर्न घाट। कहां पहुंच गए आप, यहां पर ये वेस्टर्न घाट पहुंच गए। वेस्टर्न घाट में भी आपको मिलेगी लेटेराइट सॉइल। इधर वेस्टर्न घाट में आपको कुछ एरिया आ जाएगा, ये महाराष्ट्र का कौन सा एरिया आ गया आपका, ये महाराष्ट्र का एरिया आ गया। इसके अतिरिक्त आपका ये केरल, कर्नाटक और ये आपका तमिलनाडु,
ये जो पूरा एरिया है ये आपका आता है किसमें, यहां पर लेटेराइट सॉइल में। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये देखना है अपने को कि लेटेराइट सॉइल इंडिया में कहां कहां पाई जाती है। तो आपने देख लिया पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र है वहां लेटेराइट सॉइल है। इसके अतिरिक्त आपका वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा, ओडिशा का कुछ एरिया, फिर सीधा हम पहुंच गए कहां पर, आपका पश्चिमी घाट में पहुंच गए। पश्चिमी घाट में आपको जो महाराष्ट्र का कुछ एरिया आता है वहां पर लेटेराइट सॉइल मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लेटेराइट सॉइल पाई जाती है, पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा हमें देखते हैं कि भाई लेटेराइट सॉइल बनती कैसे है। तो लेटेराइट सॉइल बनने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बेस पे यदि हम लेते हैं तो लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए अपने को चाहिए यहां पर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा एरिया अपने को चाहिए, सब ट्रॉपिकल, ये हो गया सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरिया। ये दो जगह अपने को लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी, ध्यान रखना। बोलने का मतलब क्या है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना कि कई बार आपको घर में यह सजेस्ट किया जाता है कि यदि आप कोई गर्म चीज पिए, खाए पिए हैं तो उसके बाद आप तुरंत ठंडा चीज मत लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि यदि कोई हम गर्म चीज ले रहे हैं और उसके बाद हम ठंडा ले रहे हैं तो हमारे जो दांत की इनेमल लेयर है उसके डिग्रेडेशन या उसके अपघटन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट कहां पर है आपका कि ऐसा कोई एरिया जहां पर अल्टरनेशन हो रहा है, ड्राई सीजन और वेट सीजन, मतलब कुछ समय तक का क्या है वहां पे बिल्कुल ड्राई सीजन है, शुष्क अवस्था है, और कुछ सीजन ऐसा है वेट सीजन, मतलब नमी से संबंधित है। तो जहां पे ड्राई और वेट सीजन का अल्टरनेशन होता है वहां पर जो चट्टान वगैरह पाई जा रही हैं उनके इरोजन का, उनके अपर्दन का या फिर उनके डिग्रेडेशन की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि लेटेराइट सॉइल मेनली कहां मिलेगी, आपका सब ट्रॉपिकल एरिया एंड ट्रॉपिकल एरिया, जहां पर क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट सीजन। तो ड्राई एंड वेट सीजन का अल्टरनेशन होने के कारण यहां पर इरोजन की प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाती है और साथ ही डिग्रेडेशन का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेटेराइट सॉइल है मेनली ये आपका हिल एरिया में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल के कारण भी जो चट्टानें हैं उनका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। और हैवी रेनफॉल के कारण एक प्रोसेस होती है कि भाई ये हमारे पास सॉइल सरफेस है, तो सॉइल सरफेस में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डीपली अंडरगोज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, यहां पर लीचिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं इसको अपन, यहां पर लीचिंग के नाम से जानते हैं। तो लीचिंग की जो प्रोसेस है इसके कारण भी आपका लेटेराइट सॉइल का निर्माण होता है। जनरली हम ये बोलते हैं लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म इन हिल एरिया ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है आपका कि जो निक्षालन की प्रक्रिया होती है, लीचिंग पहले भी डिफाइन कर चुका हूं मैं। इसका मतलब क्या है कि सॉइल सरफेस पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैवी रेनफॉल के कारण डीपली अंडरग्रोथ मृदा की गहराई में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, लीचिंग के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, आपका लेटेराइट सॉइल से संबंधित है। और यहां पर जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है कि जो लेटेराइट सॉइल है उसमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड सफिशिएंट अमाउंट में उपस्थित होते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेटराइजेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन सॉइल। तो आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जो लेटेराइट सॉइल है, इस लेटेराइट सॉइल का जो इंपॉर्टेंस है, अलग अलग जगह इसका इंपॉर्टेंस अलग है। यदि आपका ये डेसिडुअल फॉरेस्ट से रिलेटेड है, पतझड़ वाले वन से संबंधित है लेटेराइट सॉइल, या एवरग्रीन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो वहां पर ह्यूमस की पर्याप्त उपलब्धता होती है, उससे रिलेटेड है आपका ये। और यदि कोई एरिड जोन है, एरिड जोन मतलब जहां पर कम बारिश से संबंधित वो क्षेत्र है, तो वहां पर ह्यूमस क्या रहेगा, पुअर अमाउंट में रहेगा। मतलब डेसिडुअल क्षेत्र से संबंधित यदि लेटेराइट सॉइल है तो वहां पर उसमें ह्यूमस सफिशिएंट रहेगा। और यदि आपका ये एरिड जोन किससे संबंधित है, आपका ये सेमी एरिड, सेमी एरिड बोलने का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे, जहां पर शुष्कता पाई जाती है तो वहां पर लेटेराइट सॉइल है, तो उसमें ह्यूमस
कम मात्रा में पाया जाएगा या पुअर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, अब मेन चीज ये है हमारा कि ये जो लेटेराइट सॉइल है इसका आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में टी और कॉफी के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं इसको अपन, ये टी एंड कॉफी के प्रोडक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपका ये जो लेटेराइट सॉइल है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहां पर इसमें कैश्यू नट मतलब काजू का उत्पादन भी इसमें किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के जो लेटेराइट सॉइल है, लेटेराइट सॉइल टी, कॉफी और काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा है। और ये ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु में जो लेटेराइट सॉइल पाई जा रही है वो रेड लेटेराइट सॉइल है। कैसी लेटेराइट सॉइल है आपका, रेड लेटेराइट सॉइल है। तो लेटेराइट सॉइल से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 15, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये मान के चलिए कि आपका जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपका मिलेगा आपको बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से आपका रिलेटेड है, तो इसका एक अलग वीडियो बना करके मैं आपको दूंगा जिसमें पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैकेनिज्म होगी। यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये प्रोसेस होती किस तरीके से, कौन सा बैक्टीरिया यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारे पास क्या है, ये है आपकी ये अमोनिया, ये क्या हो गई आपका यहां पर ये अमोनिया। अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका ध्यान रखना ये नाइट्राइट। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम है आपका नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। मतलब अमोनिया, ये अमोनिया कन्वर्ट हो रही है किसमें, आपका ध्यान रखना है ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। उसके बाद ये जो हमारे पास बन गई आपका नाइट्राइट, नाइट्राइट कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। ये किसमें कन्वर्ट होगी, नाइट्रेट में। और ये प्रोसेस होती, ध्यान रखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, एस और एस सिमिलर फंक्शन है दोनों का। ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं और नाइट्रोबैक्टर एक अलग नाम है, ये नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। और आपको मालूम है प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट इज, तो ये बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखना है आपको, डी वाला आंसर है। डी वाला आंसर क्या आपका, नाइट्रोसोमोनास। ये बात अलग है, ये बैक्टीरिया भी यही काम करता है। ठीक है, और बाकी इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वेम, वेसिकुलर, एल्बस्कुलर, माइकोराइजा, तो माइकोराइजा तो आपको डिटेल पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर के बारे में भी, ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करने वाला बैक्टीरिया है। तो इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, ये ध्यान देंगे। फिलहाल हम यहां पर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोलता है सिस्टम ऑफ सक्सेसिव रीजनरेशन फेलिंग इज नोन एज, सक्सेसिव रीजनरेशन फेलिंग इज नोन एज। यहां पर इसका आंसर बना है आपका शेल्टर वुड सिस्टम। इसका आंसर क्या बना है यहां पर आपका, शेल्टर वुड सिस्टम। इसको थोड़ा और हम विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं वापस जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब यहां पर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर आपका 16 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ा था, यहां पे पढ़ा था हमने विच लॉ इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज इन सिलेक्शन फॉरेस्ट। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बना था, डी लियोकोर्ट्स लॉ। डी लियोकोर्ट्स लॉ हमने पढ़ा था और यहीं पर मैंने बताया था कि जो फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग की जाती है या फॉरेस्ट में वृक्षों की जो कटाई की जाती है उसके लिए हमारे पास क्या 3 मेथड था। 3 मेथड में पहला मेथड हमने क्या बोला था, आपका ध्यान रखेंगे, ये क्लियर कटिंग मेथड। ये क्या था आपका, क्लियर कटिंग मेथड। तो क्लियर कटिंग मेथड बोलने का मतलब क्या है कि भाई ये कोई एक स्पेसिफिक आपका एरिया है या कोई एक पूरा फॉरेस्ट है। तो यहां पर जो भी आपको यहां पे प्रोडक्शन हुआ है
उसका पूरा क्लियर कटिंग, मतलब अकॉर्डिंग वन ऑपरेशन, मतलब यहां पर हम एक सिंगल ऑपरेशन के अंतर्गत, ये हो गया सिंगल ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन के अंतर्गत पूरा यहां पे क्या है, ये कटाई कर देंगे जो भी अपने को टिम्बर वगैरह की प्राप्ति होना है। तो एक ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन के अंतर्गत यदि हम पूरे के पूरे ट्रीज की वहां पे कटिंग कर दे रहे हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आपका क्लियर कटिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, यहां पर मेथड बताया था मैं आपको, शेल्टर वुड कटिंग। दूसरा मेथड क्या था, ध्यान रखेंगे, ये शेल्टर वुड कटिंग। शेल्टर वुड कटिंग में क्या करते हैं, ध्यान रखना अपने को, जैसे ये सिंगल ऑपरेशन है, एक बार में पूरा कर देना है, तो यहां पर क्या होता है आपका ये सक्सेसिव ऑपरेशन। क्या होता है आपका ये सक्सेसिव ऑपरेशन, मतलब यहां पर जो हम ट्री की कटिंग करेंगे, तो ट्री की कटिंग अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मतलब जो अपने को मैच्योर ट्री वगैरह दिखाई दे रहा है, पहले उसकी अपन कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर वहां पे क्या है आपका, कुछ न्यू प्लांट्स भी जनरेट होंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे एरिया में कटिंग करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप यदि हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, अपना शेल्टर वुड कटिंग। मतलब यहां पर क्या है कि यदि हम क्लियर एक ही बार यदि ऑपरेशन हम कर दिए, पूरा ट्री की हमने कटिंग कर दिया, तो जो वहां पे वाइल्ड लाइफ है उस वाइल्ड लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, आपको संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इस शेल्टर वुड कटिंग में हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि कुछ एरिया में पहले हमने कटिंग कर दिया, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन चला के सेकंड टाइम कुछ दूसरे ट्रीज की हम कटिंग करेंगे, तो उससे क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ का एक्सिस्टेंस है वो भी बना रहेगा। ठीक है, मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका कि भाई अभी जैसे दीपावली की सफाई आपके घर में चल रही है, आपके घर में मान लिया 4 कमरे हैं, तो चारों कमरे की सफाई यदि एक साथ की जाए तो आपको तो घर के बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका क्लियर कटिंग। लेकिन यदि उसी को हम करें स्टेप बाय स्टेप करें कि पहले एक कमरे का अपन कर लें, बाकी 3 कमरे में अपन वहां पे सरवाइव करें, उसके बाद दूसरा कमरा अपन कर लें, तो सेम उस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, यहां पे शेल्टर वुड कटिंग के नाम से जाना जाता है। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास इसका मेथड हमने बताया था, वो मेथड आपका थर्ड नंबर वाला क्या था, आपको ये था आपका सिलेक्शन कटिंग। ये क्या था आपका, ये सिलेक्शन कटिंग मेथड। तो सिलेक्शन कटिंग मेथड या इसी को हमने क्या बोला था, आपका फॉरेस्ट आपका सिलेक्शन कटिंग मेथड। सिलेक्शन कटिंग मेथड का ही एक दूसरा नाम भी हमने आपको क्लियर किया था, ये खैर आपका आ जाएगा यहां पर, ध्यान रखना। ठीक, तो सिलेक्शन कटिंग मेथड, सिलेक्शन कटिंग मेथड में अपन क्या करते हैं कि जो मैच्योर ट्री हो चुके हैं, जो कि वैल्यूएबल हैं, मतलब जिनका एक इकोनॉमिक वैल्यू है, वैसे ट्रीज को यदि हम कटिंग कर रहे हैं तो वो मेथड हमारा क्या कहलाता है, ध्यान रखना है। यहां पर जो सिलेक्शन कटिंग है, मतलब इसमें एकमात्र उद्देश्य हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक से रिलेटेड है ये कि यहां पर ऐसे ट्रीज की हम कटिंग करेंगे, उनको सिलेक्शन करेंगे कि ये जो ट्रीज है इसकी वैल्यू कितनी है, उसका सिलेक्शन किया जाएगा फॉरेस्ट में, और उसके बाद यदि हम उसको कटिंग कर रहे हैं तो मेथड क्या कहलाता है, आपका सिलेक्शन कटिंग के नाम से जानते हैं, उसको आप यहां पर ध्यान रखेंगे, या उसी को सिलेक्शन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सिस्टम ऑफ सक्सेसिव रीजनरेशन फेलिंग। फेलिंग मतलब वही ट्रीज को गिराना, ठीक है, ट्रीज को गिराना, फेलिंग इज नोन एज। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका शेल्टर वुड सिस्टम के नाम से इसको जाना जाएगा। ध्यान देंगे यहां पर शेल्टर वुड सिस्टम, तो शेल्टर वुड सिस्टम में क्या है, यहां पर सक्सेसिव रीजनरेशन फेलिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक साथ नहीं करना है। तो ये था हमारा इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सप्लेन करूंगा ये होगा हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।